आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक अघोषित युद्ध सा मुझे दिखाई पड़ता है, जो इस बारे में चर्चा कोई नहीं करेगा, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद मैं अपनी जमीन खोद सकता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी के बाद अपने आप को पार्टी का सर्वोच्च नेता स्थापित करवाया। ये उसका भी एक हिस्सा मुझे दिखाई पड़ा। देखिए, बहुत पहले सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। नरेंद्र मोदी कहते सबका साथ सबका विकास। तो इनसे पावरफुल कौन है, इनसे ज्यादा पावरफुल कौन है संघ परिवार के अंदर और बीजेपी के अंदर? नमस्कार, द स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष जी से बात करेंगे जो महाराष्ट्र में नागपुर में जिस तरीके से आतंक देखा गया सड़कों पर और नागपुर में कई आगजनी की घटनाएं हुई। आशुतोष जी, महाराष्ट्र की भूमि को आंदोलनों की भूमि कहा जाता है। किसान आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, कई आंदोलन महाराष्ट्र से निकले और आज वहां पर इस तरीके का संघर्ष देखा जा रहा है दो समुदाय के बीच में, और वो भी एक ऐसे क्रूर शासक की कब्र को लेकर जो 300 साल पहले जिसका इतिहास था। किस तरह से इसे देखा जाए? देखो विक्रांत, सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो औरंगजेब को लेकर है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती औरंगजेब के समर्थन में कोई हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो सकता है। हाँ, इतिहासकारों को यह अधिकार है कि वो एक बादशाह को, एक सम्राट को उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की कोशिश करें। हो सकता है उसमें उनकी कुछ चीजें समझ में आती हो जो अच्छी लगती हो, कुछ चीजें बुरी लगती हो, वो एक अलग सवाल है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब का कोई समर्थक भी हो सकता है, और अगर कोई है जिसकी कोई ओपिनियन है तो उसके आधार पर क्या पूरे समुदाय के बारे में एक राय आप स्पष्ट कर देंगे? ये जो औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब की मजार को लेकर जो पूरा हंगामा है, मुझे ये पूरा का पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम लगता है। ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा मुझे दिखाई पड़ता है और इसकी छावा फिल्म की आड़ लेने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, वहां के मंत्री नितेश राणे, वो मंत्री हैं और पहले वो कांग्रेस की पार्टी के अंदर थे। अब वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से कह रहे हैं कि जैसे कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया वैसे इसको भी ढहा दीजिए। तो क्या किसी मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह शोभा देता है? और शायद वो ये भूल रहे मंत्री महोदय कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या के मसले पर अपना फैसला दिया था तब बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को दरअसल उन्होंने एक आपराधिक कृत्य के तौर पर कहा था। वो एक आपराधिक कृत्य है। तो सरकार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों को एक गलत आपराधिक काम करने के लिए उकसा रहा है। उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। उस आदमी को खुली छूट मिली हुई है। वो आदमी लगातार पिछले कई महीनों से इस तरीके के भड़काऊ और उकसाऊ भाषण दे रहा है, और वहां की जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार चुपचाप बैठी हुई है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम मुझे प्रायोजित लगता है। दूसरी बात यह है कि चलिए, आपको औरंगजेब की मजार नहीं पसंद है तो आप उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। किसने मना किया आपको? आप उखाड़ के फेंकिए ना। केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है। मुंबई के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। खुद नागपुर के अंदर जहां पे यह हादसा हुआ है, वहां पे नितिन गडकरी जो एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर है वो वहां से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नागपुर से चुनाव लड़ते हैं। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर के अंदर है। उसके बावजूद आप इस तरीके की आगजनी दंगे के नहीं रोक पाते हैं। इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, आप उसको नहीं रोक पाते हैं। तो उसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका अर्थ तो यही लगाया जा सकता है ना कि पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रायोजित है और महाराष्ट्र को भी जो है वो गुजरात और यूपी की तर्ज पर पूरी तरीके से कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष जी, आपने कहा कि ये पूरा प्रायोजित लगता है और सोचा समझा लगता है जिस तरीके से हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि एक अफवाह फैली और उस अफवाह के बाद ये पूरा वातावरण बन गया। दूसरा, आपने ये कहा कि इस कब्र को उखाड़ के फेंक दीजिए। निश्चित तौर पर कोई इसका विरोध नहीं करेगा अगर सरकार ऐसा फैसला लेगी, लेकिन कब्र अगर उखाड़ के फेंक दी गई तब तो ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर राजनीतिक फायदा भी इसका नहीं लिया जा सकेगा। देखिए विक्रांत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कब्र को उखाड़ के फेंक दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि औरंगजेब की जो मजार है वो आपकी विचारधारा के खिलाफ है, वो हिंदुत्व की विचारधारा के कोई चुनौती के तौर पर है, तो फिर आपको रोका किसने है? सरकार आपके पास है। आप उसको उखाड़ के फेंकिए ना। भाई, बाबरी मस्जिद के समय में तो ये बात समझ में आती थी, उस वक्त केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन आज तो आपके पास व्यवस्था नहीं है। आप संसद के अंदर कानून बनाइए, एएसआई का जो मॉन्यूमेंट है उससे उसको मुक्त करिए और हटा दीजिए।
क्या हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खड़ा होकर उसका विरोध करेगा? कोई मुसलमान उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसके माध्यम से हिंदुस्तान के एक तबके को, एक समाज को एक तरीके से गाली देने का काम करते हैं, उससे औरंगजेब को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको औरंगिया की औलाद बताने की कोशिश करते हैं, तब जरूर लोगों के अंदर गुस्सा भड़कता है। अगर मैं फिर यह कह रहा हूं कि वहां पर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? प्रदर्शन तो सरकारों के खिलाफ किया जाता है ना। आदमी को जब लगता है कि कानून के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जो तमाम पदाधिकारी लोग हैं, जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तब ना वहां प्रदर्शन होता है। तो क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग ये कहना चाहते हैं कि वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी बातों को नहीं सुन रही है? क्या केंद्र की सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही? तो प्रदर्शन किस लिए, किसके खिलाफ, क्यों प्रदर्शन? अगर आप डिमांड कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, तो भाई देवेंद्र फडणवीस का घर पड़ोस में जाइए, उनके घर पे बैठिए, बात करिए। आप तो एक ही विचारधारा के लोग हैं, और न केवल एक ही विचारधारा के लोग हैं, बल्कि एक ही संगठन के लोग हैं। तो जब अब वहां जाके कुछ लोग जो हैं वो वहां पे भड़काऊ भाषण देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोगों को औरंगिया की औलाद बताने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पूरे मामले को सांप्रदायिक करने की कोशिश की जा रही। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो भारतीय जनता पार्टी की रीच से अभी भी कुछ हद तक दूर है। 200 से ज्यादा सीट लेने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां अभी तक अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अभी भी उसके पास सिर्फ 134 विधायक ही हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। क्यों? उनको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने बल पे सरकार बना सकते हैं, गुजरात में अपने बल पे सरकार बना सकते हैं, राजस्थान में सरकार बना सकते हैं, यहां तक कि उड़ीसा में अपने बल पे सरकार बना सकते हैं, तो फिर उनको महाराष्ट्र में सरकार बनाने से कौन रोक रहा है और क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनको एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैसाखियों की जरूरत पड़नी चाहिए? यह उनका असली दर्द है। और इसलिए भी यह दर्द है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। 48 में से 3 सीटें विपक्ष के पास चली गई थी, और भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तरह कामयाबी मिली होती 2019 की तरीके से, तो इस बार बीजेपी को केंद्र के लिए बहुमत के आंकड़े से दूर नहीं रह पाती वो। तो ये उनका दर्द है। अब उन्होंने चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। प्रधानमंत्री जी ने क्या नारा दिया? एक है तो सेफ है। कितने एक होने की बात कर रहे हैं? कौन आपको काट रहा है, कौन आपको बांट रहा है, ये सबको मालूम है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक समाज के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करके आपको चुनाव में काफी हद तक कामयाबी मिल गई। अब उनको लगता है कि ये उनके पास एक फार्मूला हाथ लग गया है जिसके जरिए वो महाराष्ट्र के अंदर अपने बल पे सरकार बना सकते हैं, जहां किसी एकनाथ शिंदे और किसी अजीत पवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र की जमीन पर अगर आरएसएस पैदा हुआ 1925 में, तो महाराष्ट्र की जमीन ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर, साहूजी महाराज की भी जमीन है। वो शिवाजी महाराज की जमीन है। शिवाजी महाराज ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ या किसी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत की बात नहीं की। यह ऐतिहासिक तथ्य है। और जब वहां पे एक सूबेदार की बहू को जब लाया गया उनके सामने, तो कहा था अपने सिपा सालारों को, पूरे सम्मान के साथ इनको वापस भेजिए। ये थी शिवाजी महाराज की अपनी राजनीति, जिसमें नफरत नहीं थी। वो औरंगजेब से लड़ रहे थे, वो मुगलिया सल्तनत से लड़ रहे थे, लेकिन उनके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थी। शिवाजी महाराज की अपने जो सेना नायक थे, जो अपने सेनापति थे, उनमें बहुत से वो थे जो मुस्लिम समाज से आते थे। ये है महाराष्ट्र की जमीन का असली सच। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर अपनी जमीन बनाने में मुश्किल आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर की जमीन और ज्योतिबा फूले की जमीन और साहूजी महाराज की जमीन और शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र या शिवाजी महाराज का मराठी अस्मिता, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वहां ऐसे लोग हों जो दूसरे समाज के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करें और उस पर वो नफरत फैला के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें। तो ये जो कृत्य है, जो औरंगजेब के बहाने जो नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, दरअसल ये शिवाजी महाराज का एक तरीके से अपमान भी है। क्योंकि शिवाजी महाराज कभी भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत की बात उन्होंने कभी की ही नहीं। वो नासिक के सूबेदार की कहानी बहुत मशहूर है जी, सब लोग जानते हैं उसको। तो हम अगर शिवाजी महाराज का सम्मान करना चाहते हैं, अगर उनके शान में कोई गुस्ताखी ना हो,
तो आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकल्प यह होना चाहिए कि सारे समुदायों को लेकर एक साथ इकट्ठा हो, सबको साथ लेके चलने की बात करें, नफरत की बात ना करें। आपको औरंगजेब नहीं पसंद है, हटा दीजिए उस मजार को। मैं नहीं, विक्रांत यादव भी उसका समर्थन करेंगे कि भाई जो जिसने दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया, हटाइए उसको, क्यों जरूरत है उसकी। लेकिन उसके बहाने आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों को पोलराइज कर रहे हैं, धार्मिक तौर पर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। यहां ये भी मैं कह दूं कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिन लोगों ने वहां पे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमले किए हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा और यहां किसी को भी किसी भी तरीके की हिंसा या भड़काने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिन लोगों ने आगजनी की उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि फिर कभी ऐसी हिम्मत ना करो। लेकिन सर, आप बात करते हैं कि बीजेपी के नीतीश राणा की, आपने बात की नीतीश राणे की, और बाकी भी बीजेपी के तमाम नेता हैं जिन्होंने इस तरीके के औरंगजेब को लेकर भड़काऊ बयान दिए। लेकिन विपक्ष में भी कुछ ऐसे स्लीपर सेल उन्हें कहा जा सकता है, जैसे जब महाराष्ट्र सरकार विधानसभा में घिरी हुई थी कई मुद्दों पर, तो अबू आजमी ने बयान दिया औरंगजेब को लेकर, और उसके बाद ये बहस शुरू हुई और बीजेपी ने उसे तुरंत लपक लिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अबू आजमी जानबूझकर सरकार को, जब भी वो फंसते हैं महाराष्ट्र में, तो सरकार को निकलने के लिए वो स्पेस देते हैं, लेकिन एक कि जहां से सरकार निकलकर अपने मुद्दों पर हावी हो जाए। देखिए, ये तो अबू आजमी और भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोगों के अपने बीच का मामला है, वो उसको निपटे। वहां की राजनीति क्या है, वो कैसे एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम कि अबू आजमी ने जो बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने गलती मानी, पब्लिकली गलती मानी है। अगर किसी आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफी मांग रहा है, तो मुझे लगता है मामला वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। मैं तब इसको तूल देने की कोशिश करता जब मुझे लगता कि अबू आजमी ने जो बात विधानसभा के अंदर कही है, उस पर वो माफी न मांगते, उस पर वो अड़े रहते। अब इस तरीके से तो जैसे कि आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था गोडसे के बारे में जी, उन्होंने कहा था वो तो देशभक्त है। क्या कभी आज तक साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांगी? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मन से माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो क्या माफी मांगी उन्होंने? तो अगर आप गोडसे को तो देशभक्त बताएंगे, तब तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और उस पर कोई माफी भी नहीं मांगेगा। और अबू आजमी ने अगर कहा औरंगजेब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं, अगर उन्होंने फौरन माफी मांगी, तो फिर मुझे लगता है मामला खत्म होना चाहिए। तो ये जो पिक एंड चूज है। दूसरी बात क्या है, औरंगजेब को लेकर तो आपका खून खौलता है, लेकिन राजा मिर्जा जयसिंह के बारे में क्या राय है, जसवंत सिंह के बारे में क्या राय है? शिवाजी और उनके वंशजों को धोखे से ट्रैप करके, छल करके औरंगजेब के मंसूबों को कौन वहां पे फल फूल रहा था? किसने कराया था? राजा मिर्जा जयसिंह। तो उनके बारे में क्या राय है? उनके बारे में भी तो कोई राय होगी ना। उनके बारे में तो कोई, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं होती। और लोग इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते कि औरंगजेब की दरबार में 37% हिंदू राजा थे। हिंदू राजा नहीं बल्कि हिंदू मनसबदार थे। और वो मुगलिया सल्तनत में सबसे ज्यादा अगर हिंदू मनसबदार किसी एक कोर्ट में थे, तो वो औरंगजेब के कोर्ट में थे। उसके पहले बादशाह अकबर के कोर्ट में थे, 33% के आसपास। उन 37% लोगों के बारे में क्या क्या विचार है? औरंगजेब का शासन चल ही नहीं सकता था अगर उसमें राजा मिर्जा जयसिंह और जसवंत सिंह जैसे लोग नहीं होते। अकबर का शासन चल ही नहीं सकता था अगर टोडरमल नहीं होते, बीरबल नहीं होते, मानसिंह नहीं होते या तानसेन नहीं होते। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। तो इतिहास एकांगी नहीं होता। इतिहास बहुत ही क्लिष्ट चीज है, बहुत ही परतें दर परतें उसके अंदर होती हैं। और इसलिए इतिहास के क्षेत्र को इतिहास के विद्यार्थियों के लिए छोड़ देना चाहिए। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी यह समझना चाहिए कि अगर औरंगजेब गुनाहगार था और है, मैं मानता हूं गुनाहगार है, तो राजा मिर्जा जसवंत जयसिंह भी गुनाहगार हैं। उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। आपने जिन राजाओं की बात की, उनमें से बहुत से उनके वंशज तो आज भारतीय राजनीति में भी बड़े पदों पर हैं। और साथ साथ मैं एक और चीज भी इसके साथ जोड़ना चाहूंगा आशुतोष जी, इतना गुस्सा जितना औरंगजेब को लेकर आता है, निश्चित तौर पर औरंगजेब क्रूर शासक था, देश में उसका एक भी, मैं तो कहता हूं एक भी प्रशंसक नहीं होगा, लेकिन इतना गुस्सा बीजेपी और उसके नेताओं को, जो अंग्रेजी शासक यहां पर रहे थे, जो जिन्होंने ब्रिटिश काल में यहां पर राज किया था,
तमाम तरह के अत्याचार किए थे, उनकी भी कब्रें यहां पर है। कभी उसको लेकर बीजेपी और उसके नेताओं में वो गुस्सा नहीं दिखाई दिया जो मुगलों को लेकर दिखाई देता है। देखिए, ये तो आसान सी बात है ना, क्योंकि आप एक समुदाय के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करें और उसके बाद हिंदुओं को एकजुट करें। बाबरी मस्जिद की जो पूरी लड़ाई थी या जो जो पूरा आंदोलन था, वो तो इसी बात को लेकर था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया अपने फैसले में कि वहां पे इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता जिसके आधार पे कहा जाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मेरा मेरा वर्डिक्ट तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बाबरी मस्जिद ढाई गई एक आपराधिक कृत्य है। तो दोनों चीजें हमारे आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी उसके बहाने आपने एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करके आपने वोटों की फसल काटी, सरकारें बनाई अपनी। तो ये पूरी राजनीति उसको लेकर है। आज औरंगजेब की बात की जा रही है, आप कहां रुकेंगे जाके? ताजमहल को उड़ाएंगे क्या? कुतुब मीनार को उड़ाएंगे? लाल किले को उड़ाएंगे? कहां 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 आप उड़ाएंगे? क्या क्या उड़ाएंगे? तो ये पूरी राजनीति उसी को लेके हो रही है और ये दुखद भी है, क्योंकि जब समुदायों के खिलाफ नफरत आप पैदा करोगे तो भाई हिंसा तो फैलेगी। कभी हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको समाधान खोजना है, देश की प्रगति को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, तो फिर सारे समुदायों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई एक समुदाय ऐसा है जो आपके रास्ते पे नहीं चलता है, तो उससे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा। ऐसे ही आप किसी 20 करोड़ लोगों के खिलाफ अगर नफरत फैलाएंगे तो ये बात ठीक नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खून क्यों नहीं खौलता जब इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है? क्यों नहीं सड़क पर उतरते वो लोग? महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा है जिससे इस देश के 140 करोड़ का हर तबका परेशान है। बेरोजगारी से तो हर तबका परेशान है। तब खून क्यों नहीं खोलता? तब आप सड़कों पर क्यों नहीं आंदोलन करते? तब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग कहां रहते? तो ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है और सब कुछ महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसको बदल के एक नई संस्कृति को पैदा करना है जिसके मूल में नफरत है। आशुतोष जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने मंडल कमंडल का भी दौर देखा। बीजेपी अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन मंडल के कमंडल के दौर में भी उसे वो आशातीत सफलता कभी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल के करीब हो गया, संभल का मुद्दा, रोज संभल में कोई नई खबर आ जाती है। एक अफसर, जिसे अफसर कहना भी थोड़ा मुझे तो ठीक नहीं लगता, कम से कम, क्योंकि जिस तरह की भाषा थी, उसका बयान आता है होली को लेकर और उसको भी मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हुए दिखाई देते हैं कि उसकी भाषा गलत हो सकती है लेकिन उसके विचार सही थे। तो अब अचानक से इतना उग्र क्यों बीजेपी होती जा रही है? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी हमेशा कर ही रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या बदलाव आ गया कि बीजेपी को इतने उग्र लेवल पर जाने की जरूरत आन पड़ी है? देखिए विक्रांत, इसके दो एक्सप्लेनेशन, दो व्याख्याएं हो सकती हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र की जो महान संस्कृति है, जो महाराष्ट्र की महान मराठी संस्कृति है, आप वहां देखिए मराठी संस्कृति में महिलाओं का कितना सम्मान है। आपको वहां किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की खबर नहीं आती है। वहां महिलाएं, बॉम्बे में महिलाएं रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब भी चाहें वो घूमती हैं और उनके साथ कभी छेड़खानी नहीं होती। वो अपने आप का सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। इतनी महान संस्कृति है। जिस संस्कृति ने बाबा साहब अंबेडकर को जन्म दिया, शिवाजी महाराज को जन्म दिया, जिस संस्कृति ने ज्योतिबा फूले और बालकृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को जन्म दिया, वो संस्कृति की जमीन कुछ अलग है। उसको बदलने की एक कोशिश, जैसा मैंने पहले आपसे कहा। अब आपने संभल का सवाल खड़ा किया, तो संभल और नागपुर, इन दोनों में हिंसा क्यों हो रही? इन दोनों को लेकर तनाव क्यों है? मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता, एक प्रतिस्पर्धा इस वक्त बीजेपी के अंदर है कि कौन मोदी के बाद सबसे बड़ा नेता बीजेपी का बनेगा। वो और सारे नेता इस होड़ में लगे हुए हैं कि जो हिंदुत्व का आइकॉन बनेगा वही दरअसल मोदी के बाद की बीजेपी को आगे बढ़ाएगा। तो ये एक तीसरा कोण भी है इस पूरे संघर्ष का, जिसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर अपनी एक छवि बनाई एक हिंदुत्व नेता की, लेकिन चूंकि पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में
यूपी में बीजेपी की हालत पतली हुई, तब उनको लगता है कि संभल के रास्ते हम शायद उस खोई हुई जमीन को पा सकते हैं। यही चीज अब देवेंद्र फडणवीस अपने लिए भी देख रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजे जाते हैं, 48 सीटें वहां पे हैं। हिंदुस्तान की जो है वो आर्थिक राजधानी है वो, जिसका जो मुंबई पर शासन करेगा उसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं रहेगी। तो वहां से देवेंद्र फडणवीस को भी लगता है कि मौका अच्छा है, मैं भी बीजेपी का सर्वोच्च नेता बन सकता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं। तो और वो तभी हो सकता है जब महाराष्ट्र के ऊपर बीजेपी का एक छत्र राज हो, यानी अपने बल पे सरकार बने, या उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि हो। पहले टर्म्स में जब 2014 से लेकर 2019 के बीच में मैंने तो नहीं सुना देवेंद्र फडणवीस इस तरीके की बातें करें। अब अचानक बोली क्यों बदल रही? क्योंकि अब वो अपने आप को उस लीग में महसूस कर रहे हैं जहां अपनी पॉलिटिक्स करके हिंदुत्ववादी नेता बनके वो उस सर्वोच्च पद को पा सकते हैं जिसकी महत्वाकांक्षा बीजेपी के अंदर सभी नेताओं के अंदर होगी, लेकिन पाने की क्षमता एक दो के अंदर ही होगी। तो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक अघोषित युद्ध सा मुझे दिखाई पड़ता है, जो इस बारे में चर्चा कोई नहीं करेगा, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद मैं अपनी जमीन खोद सकता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी के बाद अपने आप को पार्टी का सर्वोच्च नेता स्थापित करवाया। ये उसका भी एक हिस्सा मुझे दिखाई पड़ता है। एक बस अंतिम सवाल आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, और आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि अब ज्ञानवापी के बाद जो तमाम मामले आने लगे थे कि हर मस्जिद को नहीं खोदा जा सकता, और ये कहा कि ये बड़ा गलत हो रहा है, हर मस्जिद को नहीं खोद सकते। तो ऊपर से उनका ये कहना, शीर्ष नेतृत्व के जरिए ये कहना, और जमीन पर ये सब होना, ये क्या ये विरोधाभास है, या ये एक तरह की सेटिंग है कि हम ऊपर से कुछ बोलेंगे, आप नीचे से अपना विस्तार करते रहिए, इस तरीके की बातें करते रहिए? देखिए, बहुत पहले सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और सरदार पटेल ने आगे ये भी कहा था, हम आपको ये गेम खेलने नहीं देंगे। तो आरएसएस की यह बड़ी पुरानी परिपाटी है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और ये उसका एक रिफ्लेक्शन, मैं मान नहीं सकता हूं कि अगर आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि भाई बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इनसे पावरफुल कौन है, इनसे ज्यादा पावरफुल कौन है संघ परिवार के अंदर और बीजेपी के अंदर? अगर ये तय कर ले कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी है, और अगर कोई आदमी फैलाएगा उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं ये विवाद खड़ा ही नहीं होगा इस तरीके का। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये सब विवाद खत्म हो और महंगाई, बेरोजगारी, देश के लोगों के मुद्दों पर भी हमारे जो हम पे शासन कर रहे हैं वो लोग कम से कम उस पर थोड़ा तो ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।